तो वेलकम है गाइस। नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग के हैं हिस्ट्री से क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री अभी तक हमने एक भी बार नहीं किया है। आज है हिस्ट्री के क्वेश्चन, टोटल 50 है। और सीआईपी रांची वार्ड अटेंडेंट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, नीडल वुमेन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए है। ठीक है, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो साइंस हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया है। कंप्लीट करेंगे हम लोगों ने जीके के सभी पोर्शन। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद फिर जियोग्राफी शुरू करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एंड देन इकोनॉमिक्स। और विविध हो गया 2 दिन में, मतलब 100 क्वेश्चन हो गया है विविध का। करंट अफेयर कर देंगे लास्ट के दिन में जब एग्ज़ाम का डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगा। और इंग्लिश, फिर मैथ हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया। तो आदि मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। किसको? कुत्ता। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम हो प्लीज़ उनको नोट करते जाइएगा, कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो आधुनिक होमोसेपियन जो मानव है इनका उद्भव हुआ था किस काल में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च मतलब कि देखिए पाषाण काल 3 प्रकार के हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और निम्न पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल या फिर उच्च पाषाण काल, जो भी बोल सकते हैं। मेजोलिथिक, ओल्डोथिक और न्यूलिथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल, ओल्डोलिथिक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ कर दिया। आग की जो खोज हुई वह कब हुए थे? तो दोस्तों आग की खोज मानव ने नवपाषाण काल में शुरू कर दी थी। कब? नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहले सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का, इसलिए ताम्रपाषाण युग भी चला था। ठीक है, कॉपर इंग्लिश में बोलते हैं तांबा को, और इसके वायर बनाए जाते हैं मैक्सिमम। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे पहली फसल थी दोस्तों गेहूं। क्या था? गेहूं। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। मनुष्य खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? किस काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। खेती करना वगैरह सीख लिया था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है यह किस काल की सभ्यता है? आदि ऐतिहासिक काल की। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। जो कांसा की एक डांसर की मूर्ति है वह कहाँ से मिली है हड़प्पा सभ्यता में? तो मोहनजोदाड़ो से। तो और मोहनजोदाड़ो जो था हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कही जाती थी, और इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है। तो पशुपति की जो मोहर है वह मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो सब मैंने बताया कि राजधानी था, तो राजधानी में लगभग सभी चीज़ें मिल जाती थी, और एक स्नानागार भी मिल गया था। ठीक है, 10 नंबर है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाला का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो गोदीवाला का जो साक्ष्य मिला है वह मिला है लोथल से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। और गोदीवाला मतलब कि एक तरह से बंदरगाह जहाँ पे शिप वगैरह नाव वगैरह आया करते थे। 11 नंबर क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्न आगार यानी कि स्टोर रूम समझ लीजिए। अन्नागार मतलब कि स्टोर रूम जहाँ पे सामान वगैरह अन्न को रखा जाता है। तो यह मिला था कहाँ से? यह भी मिला था मोहनजोदाड़ो से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्नागार, अष्टानागार, अभी सब आएगा। अष्टानागार मतलब समझते हैं ना, गुसल खाना, जहाँ पे नहाया जाता है, वॉशरूम, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है? तो एनसीईआरटी के बुक में आपको सिंधु सभ्यता के बारे में मिल जाएगा कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व की जो सभ्यता है, वही सिंधु सभ्यता का काल है। यार लाइन चला गया है, 1 मिनट रुकिएगा, लाइन कट गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे मान्यता प्राप्त डेट कौन सी है? मतलब कि किस युग में सभ्यता पाई जाती थी? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व, इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा, ठीक है। वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के समय को बोला जाता है। कितने समय में ही सिंधु घाटी की सभ्यता आरंभ हुई थी और इसका अंत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ? यानी कि किस काल में शुरू हो गया था, किस युग में शुरू हो गया था? तो मूर्ति पूजा दोस्तों गुप्त काल से प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा क्या करते थे? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे वह प्रकृति की पूजा क्या करते थे? नेचर की, ठीक है, पर्यावरण की। तो नेक्स्ट है 15 नंबर, इसमें पूछा गया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो थे भारत में सबसे पहले कहाँ पे बसे थे? तो ये बस गए थे सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन 1 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सप्त सैंधव प्रदेश। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे था? तो आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह कहाँ था? एशिया माइनर, एशिया माइनर। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र, आप लोग गायत्री मंत्र अगर हिंदू धर्म से होंगे तो पढ़ते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यहीं से गायत्री मंत्र को लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि सत्यमेव जयते, ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये जो वर्ड है लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडोपनिषद मतलब कि मुंडक नाम का एक उपनिषद है। उपनिषद बहुत प्रकार से है, ठीक है, उसमें से एक है मुंडक। तो उसी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते ये वर्ड लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। और भारत का आदर्श वाक्य भी है, आइडियल सेंटेंस, इंग्लिश में है, सॉरी, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अभी हमने बताया था कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, इसी से गायत्री मंत्र को लिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्न में असत्य को चुने, यानी कि गलत को चुनना है। देखिए असत्य को चुनना है, इसमें बताना है कि कौन सा असत्य है। नदियों के प्राचीन नाम और उनका आधुनिक नाम दिया गया है। तो देखिए वित्सत्ता, वित्सत्ता को क्या बोलते थे पहले? तो इसको हम लोग झेलम बोलते थे। पुरुषुनी को बोलते थे रावी, मतलब कि अभी रावी बोल रहे हैं, रावी नदी जो कि पाकिस्तान में है। बिपाशा को ब्यास बोलते हैं, लेकिन सुताद्री को जो है स्वात नहीं बोला जाता है, ठीक है। और ब्यास नदी के सामने आके ये जो था ना, क्या बोलते हैं, सिकंदर की सेना हार मान गई थी। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो दोस्तों गद और पद दोनों में की गई है यजुर्वेद की रचना। किस वेद की? यजुर्वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा गया है 22 नंबर कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सही रूप से सुमेलित नहीं है? देखते हैं। तो निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ दिया है महाजन पद, और महाजन पदों की कुल संख्या थी 16 और उनकी राजधानी। तो देखिए कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, बिल्कुल सही। लेकिन चेदी पाटली नहीं थी, पाटली मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
22 का ऑप्शन बी हो जाएगा मगध, और बाद में गिरजावरज कर दिया गया था, तो गिरजावरज मगध का ठीक है, पाटलिपुत्र भी ठीक हो जाएगा मगध का, गिरजावरज भी, लेकिन चेदी का नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का गलत है, चेदी का पाटली जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था। पाटलिपुत्र मतलब कि पटना। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यार। हाँ चलिए, क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र जो है इस शहर का संस्थापना या एस्टेब्लिश किसने किया था, किसने नाम दिया था। तो दोस्तों पाटलिपुत्र जो है यानी कि वर्तमान जिसको हम लोग पटना बोलते हैं, इसको उदयन ने बनाया था, उदयन। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। इसे जैन धर्म का अंतिम संस्थापक भी माना जाता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिसका पहाड़ मतलब कि पर्वत झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत है पार्श्वनाथ, गिरिडीह में स्थित है। अगर आप कभी घूमने नहीं गए हैं तो जाइए, मस्त जगह है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है अपने बड़े वाले चैनल पे, 27 मिनट का, ज्ञान सागर चैनल पे। और ठंडे के दिनों में अक्सर वहाँ पे टूर करने के लिए जाया जाता है, तो आप भी अगर मौका मिले तो 1 जनवरी का प्लान बनाइए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ दिया। तो देखिए, पहले से था हमारा अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, और एक वो था क्या, अहिंसा, अपरिग्रह मतलब कि धन को जब इकट्ठा नहीं करना है, अहिंसा नहीं करना है, अस्तेय, और इसमें महावीर ने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य। पहले से 4 दिए गए थे और बाद में महावीर जोड़ दिया 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो मालूम नहीं, जैन धर्म इतना कठोर धर्म है ना कि मानना आसान नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों ने जैन धर्म का त्याग कर दिया। और फिर बाद में जैन धर्म 2 भागों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो अगर आप पारसनाथ जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा श्वेतांबर जैन धर्म, सॉरी दिगंबर जैन धर्म। दिगंबर क्या थे और श्वेतांबर क्या थे, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत कपड़ा पहनते थे। ठीक है, जैन धर्म में श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो बिना कोई वस्त्र पहने ऐसे ही रहते थे। तो आप समझ लीजिए ठंडे के दिन में उनका क्या हाल होता होगा। मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखिए। दिगंबर जो थे जैन धर्म में बिना कपड़ा के रहते थे, तो पारसनाथ जाइएगा तो उसी तरह से आपको मिलेंगे, फोटो वगैरह लगा दिखेगा, मिलेंगे नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से हैं। तो जैन धर्म में 3 रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक है, तो कुल मिला के राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है कि महावीर ने किस भाषा में अपने जो है उपदेश दिए। उपदेश मतलब कि अपना लेक्चर दिया, अपना भाषण दिया, अपने मोटिवेशन दिए। ठीक है, तो स्पीच जो दिए थे अपने, वे किस भाषा में दिए थे, प्राकृत में, प्राकृत भाषा में दिए थे, और गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर जो थे इनका जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, तो पूछा गया है कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। पहली जो जैन संगति थी यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में। और प्रथम बौद्ध संगति सारनाथ में। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में, प्रथम बौद्ध संगति सारनाथ में। दोनों नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो देखिए, जैन धर्म का पहला उपदेश दिया गया था पाटलिपुत्र में, और महात्मा बुद्ध का सारनाथ में। मतलब कि बुद्ध दिए थे उत्तर प्रदेश में और ये दिए थे पटना में। ठीक है, एगो बिहार तो एगो उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार बोलते हैं ना कि यूपी और बिहार ले जा। चलिए, यूपी और बिहार भी लोग गाना पे बोल देता है कि यूपी ले जा तू, बिहार ले जा तू, झारखंड ले ले। मतलब बांट लो यार,
31 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम अपना लेक्चर दिया, फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया, मतलब आज के भाषा में कहें तो इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है 32 नंबर, बोला गया है कि बौद्ध संगति और शासन किसके शासनकाल में हुआ? वो मिलाना है, कौन सा गलत है उसको चुनना है। ठीक है, दी गई बौद्ध संगतियों में सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन सा बौद्ध संगति गलत है वो चुनना है। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा अशोक के शासनकाल में। चौथा जो है हर्षवर्धन, ये गलत दिया गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन तक आते आते ये जीवित ही नहीं रहे थे तो बुद्ध जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने की थी। किसने? कौटिल्य ने, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, एक ही आदमी का नाम है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक जो है कलिंग देश, जिसको अभी हम लोग गुजरात बोलते हैं, और गुजरात बोल रहा हूँ यार, ओडिशा बोलते हैं, उसी को कलिंग देश कहा गया था। और कलिंग पे 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया था। उस समय कलिंग के राजा थे राजा खरवार, खेरवार या खरवार, मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, वो वहाँ के राजा थे। अशोक ने अटैक कर दिया था, 2 लाख लोगों की उस समय डेथ हुई थी। और अशोक ने तभी से अपना मन बना लिया कि आज से कभी युद्ध नहीं करूँगा और ना कभी किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करूँगा। और फिर उन्होंने धर्म अपना लिया और अपने बेटा और बेटी को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया, एगो को म्यांमार भेज दिया। ठीक है, महेंद्र और क्या नाम था उनकी बेटी का। तो क्वेश्चन है कि इंडिका किसकी रचना है? ये जो इंडिका नाम की एगो पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इंडिका को लिखा है मेगस्थनीज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगस्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? अभी मैंने बताया ना कि एगो को श्रीलंका भेजा और एगो को म्यांमार भेज दिया था। तो श्रीलंका भेजा था किसको? महेंद्र को, संघमित्रा को, या इन दोनों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों को। ये अशोक जो है अपना बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया था, महेंद्र और संघमित्रा। पहले तो श्रीलंका भेजा, फिर म्यांमार वगैरह। मतलब कि आज देख लीजिए बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अशोक के जो शिलालेख है इसको सबसे पहले खोज किया और जो पढ़ा, उस व्यक्ति का नाम क्या है? दोस्तों उस व्यक्ति का नाम क्या है? देखिए मतलब पढ़ने में तो दूसरा आ जाता है, पढ़ा था जेम्स प्रीसेस ने। और खोज यहाँ पे पूछा गया है तो खोज का हो जाएगा पादरटी। 1 मिनट, हमको इसको अच्छा से देखिए, पादरटी पेनथेलर। ठीक है, पेनथेलर, इसको नोट कर लीजिएगा। और पढ़ा किसने था? जेम्स प्रीसेस ने। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? राइट आंसर वही हो जाएगा, जेम्स प्रीसेस। और खोजा किसने था? इसने खोजा था। ठीक है, पादेत्री पेनथेलर। आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक एवं अरामेक लिपि में लिखे गए हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है
कि अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था 261 ईस्वी पूर्व में राजा खारवार को हराकर। खैरवार होगा, खारवार नहीं होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। मेगास्थनीज जो अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें बोला है कि भारतीय जो समाज था वह 7 भागों में बटा हुआ था उस समय। ये अपनी पुस्तक इंडिका में इन्होंने लिखा है इस टाइप से कुछ। मैंने तो अब इंडिका को पढ़ा नहीं है, आप लोग समय मिले तो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा जो उतना पुराना बुक बोलता है, थोड़ा इंटरनेट देख लूँ तो यार ना, बुक कौन, चलिए पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उतना पुराना बुक अगर पढ़ लेते हैं तो तभी पढ़िएगा, या तो आप आर्को क्या बोलते हैं जो हिस्ट्रियन बनता है या क्या बोलते हैं उसको, आर्कोलॉजिकल साइट वगैरह की जो खोज करते हैं, या फिर आप पीएचडी करते हैं, तो 2 ही आदमी उसको पढ़ता है, बाद बाकी कोई नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए। तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वह किसने चलाए थे, वे चलाए थे इंडो ग्रीक लोगों ने। ठीक है, इंडो ग्रीक यानी कि भारत यूनान के लोगों ने। इंडो मतलब कि भारतीय, ग्रीक मतलब यूनान। 44 नंबर क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे। तो शीशे के जो सिक्के हैं ये चलाए गए थे सातवाहन के लोगों ने, और सातवाहन के जितने भी नरेश थे जैसे कि राजा थे, वे सभी अपने नाम के पहले अपने माता का नाम का प्रयोग क्या करते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी अपने नाम के पहले, श्री सातकर्णी ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाया है गौतमी पुत्र। ठीक है, क्वेश्चन है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय से प्रारंभ हुई। तो भूमि दान देने की जो प्रथा है सबसे पहले किसने शुरू की, और आगू मालूम है कि मतलब मैं यार आज थोड़ा वेल नहीं हूँ, सर्दी हो गया है तो बोलने में नाक में मतलब आपको आवाज़ लग रहा होगा थोड़ा दूसरे टाइप का। तो सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की जो प्रथा है कि लीजिए हम आपको अपना भूमि दान दे रहे हैं, यहाँ पे आप कृषि कीजिए, चाहे आश्रम वगैरह खोलिए, ये सातवाहनों ने शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो वही श्री सातकर्णी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है कि रुद्रदामन कौन थे। रुद्रदामन कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रुद्रदामन जो थे ये एक शक राजा थे, शक डायनेस्टी के राजा थे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे शकों के। क्वेश्चन है कि कनिष्क का राजवैद कौन था। दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे महान राजा थे, और ये चरक जो है उनके राजवैद थे। चरक ने ही लिखा है चरक संहिता, मैंने एक बुक में मतलब कि चरक संहिता का अच्छा खासा रिव्यू भी किया है अपने बड़े वाले चैनल में ज्ञान सागर में। और चरक संहिता जो है, अब पहले हिप्पोक्रेटिकल थॉट ऑथ लिया जाता था, हिप्पोक्रेटस द्वारा जो लिखी पुस्तक है उससे। ठीक है, लेकिन अब जो है भारतीय जितने भी डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस और अदर जितने भी डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, चाहे गायनोकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑर्थोपेडिक, मतलब जो भी आप स्ट्रीम चुनते हैं, उन सभी को जो शपथ लिया जाता था पहले हिप्पोक्रेटस की ली जाती थी, अब चरक की ली जाती है। ठीक है, और अच्छी बात है कि हमारे देश के ही एक महान व्यक्ति के नाम पे ली जाती है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे। कनिष्क जो थे, जो राजवैद था चरक इनका, ये किस धर्म को मानते थे। तो कनिष्क दोस्तों हीनयान और महायान 2 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से महायान का ये पालन करते थे कनिष्क। ठीक है, हीनयान और महायान, इसमें क्या अंतर क्या है। तो हीनयान जो है मतलब कि एक है मूर्ति पूजा को ज़्यादा जोर देते थे, और एक है बिना मूर्ति पूजा को केवल उनके उपदेशों को मानते थे, बुद्ध की उपदेशों को मानते थे, और एक है कि मूर्ति पूजा करते थे, उपदेशों को नहीं मानते थे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी, कनिष्क का राजधानी था पुरुषपुर, और पुरुषपुर को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेशावर, और पेशावर अभी कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये मेरी ओर से है, पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद है। आज के क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के
जो सांसद होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? चलिए राइट आंसर बताइएगा। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हमारे भारत में नहीं यार वेदों की कुल संख्या कितनी है ये बताइएगा। बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों बताइएगा। मैंने इंडिकेट भी आपको कर दिया है अगर आपने इमेज देखा होगा तो। चलिए बताइएगा, एंड इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी होगा जैसा भी होगा, अपडेट अभी तक कोई नहीं आया एग्ज़ाम के बारे में। देखिए ये तो गलत किया CIP, कुछ ना कुछ अपडेट दे देना चाहिए था यार, कि चलो भाई एग्ज़ाम नहीं होगा, इतने दिनों के बाद में होगा, या फिर कुछ टाल दी गई है। लेकिन मालूम नहीं, हमारे भारत में मालूम है इसी तरह चलता है शासन यार, जो भी है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आप में से कोई लिखे RTI पे, है ना, RTI अगर आप लिख के कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत उनको राइट टू आंसर के मतलब कि इसके अकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। 72 घंटों के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एग्ज़ाम नहीं किया जा रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो RTI अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अकॉर्डिंग 10 रुपया का या 15 रुपया का जो भी लगेगा चार्ज लगेगा, और बाद बाकी आप लोग स्पीड पोस्ट करके नोटिस ले सकते हैं। मैं रास्ता भी बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी करे या ना करे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।